हेलो दोस्तों, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग विशेष रूप से बात करें तो छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासन को देखेंगे। तो नागवंशी जो शासन था राजवंश के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि अक्सर जहाँ कहीं भी झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर आपको जो नागवंशी शासन व्यवस्था है या नागवंशी राजवंश है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो नागवंशी जो शासक या राजवंश कह सकते हैं, तो नागवंशी राजवंश के जो संस्थापक था वह फनी मुकुट राय थे। फनी मुकुट राय थे और जिन्होंने 64 ईस्वी में कब किया था, तो 64 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में स्थापना करने के साथ ही 158 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इसका अगर विस्तार की हम बात करें तो मुंडाओं के शासन समाप्ति के पश्चात नागवंश द्वारा छोटा नागपुर खास राज्य की स्थापना हुई। यह मुख्यतः उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में विस्तृत थी। कहने का मतलब है कि फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित जो राजवंश था वह था नागवंशीय राजवंश, जिसकी स्थापना 64 ईस्वी में किया था फनी मुकुट राय ने। और इसमें विस्तृत बात यह है कि इस नागवंश के द्वारा छोटा नागपुर खास राज्य की स्थापना हुई। छोटा नागपुर खास राजवंश जो राज्य है इसकी स्थापना भी इसी के द्वारा हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर कह सकते हैं कि अभी चतरा से लेकर जो आपका रांची, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, ये सभी जो ज़िले आते हैं, इसके अलावे और भी, क्योंकि अभी हम उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दो प्रमंडलों में इसे बांट दिया गया है। लेकिन उस समय का यह एक ही क्षेत्र हुआ करता था जिसमें फनी मुकुट राय शासन करते थे। ठीक है, इसके और विस्तृत पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। छोटा नागपुर खास राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय द्वारा किया गया था। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि फनी मुकुट राय द्वारा छोटा नागपुर खास राज्य की जो स्थापना है वह 64 ईस्वी में की गई है। परंतु जे रीड के अनुसार छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक 10वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। मतलब कहने का मतलब है कि 64 ईस्वी में इसकी तो स्थापना की गई है, परंतु जेरीड के अनुसार, यहाँ पर जेरीड जो है एक इतिहासकार कह सकते हैं इसके, तो इसके अनुसार जो है छोटा नागपुर खास नागवंशी शासन का जो शासन था वह 10वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी फनी मुकुट राय थे। यहाँ पर देखिए मदरा मुंडा जो कि मुंडा राज्य का संस्थापक कह सकते हैं था। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो हुए वो फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय नागवंश के आदि पुरुष माने जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं नागवंश के आदि पुरुष कहे जाते हैं। कहता है उन्होंने अपनी जन्मभूमि सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो सुतियांबे को बनाया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए स्टार मार्क जो किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कभी जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड जेई जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके लिए इसको स्टार मार्क के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है, फनी मुकुट राय के राज्यरोहण के दौरान 84 ईस्वी में भारत में कनिष्क का शासन था। देखिए जिस समय फनी मुकुट राय छोटा नागपुर खास में शासन कर रहे थे उसी समय भारत में कनिष्क का शासन था। ठीक है, और भारत में किसका था, तो कनिष्क का शासन था। रांची व सिंहभूम के से कनिष्क के सिक्के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कनिष्क के सिक्के के प्रमाण मिलते हैं, तो रांची और सिंहभूम क्षेत्र से जो है वह कनिष्क के सिक्के का प्रमाण मिलता है। अगला कहता है फनी मुकुट राय के पिता पुंडरीक नाग एवं माता पार्वती की ब्राह्मण कन्या थी। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फनी मुकुट राय का विवाह जो है पंचेत राज जो कि गोवंश के राजघराने में संपन्न हुआ था, जिसने पंचेत राजा की सहायता से
नागवंशी राज्य के दक्षिण में अवस्थित क्योंझर राज्य को पराजित किया था। ठीक है, प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी को सुतियांबे से कहाँ ले गया था? तो प्रताप राय द्वारा जो अपनी राजधानी है सुतियांबे से ले गया था चुटिया। ठीक है, चुटिया स्थानांतरित की गई थी। आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक विशेष है पंचायत राज की बात आता है, और पंचायत राज पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यह जो है अभी वर्तमान समय में बात करें तो धनबाद जिला में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक पंचायत डैम भी बना हुआ है, जो कि आप लोग टूरिज्म के तौर पर बहुत से लोग जाते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। चलिए आगे हम लोग चुटिया स्थानांतरित की गई। तो चुटिया किसके द्वारा स्थानांतरित की गई? तो प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी जो है, यहाँ पर राजधानी देख सकते हैं, तो प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया गया। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ पर था? तो सुतियांबे, और सुतियांबे से जो है इन्होंने अपनी राजधानी को चुटिया स्थानांतरित कर लिया, यानी कि चुटिया ले गया, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई थी। यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको देखते हुए अपनी राजधानी को चुटिया में प्रताप राय द्वारा स्थापित किया गया था। प्रताप राय के शासनकाल के दौरान ही पलामू किला का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि पलामू किला का निर्माण जो है किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रताप राय के शासन काल के दौरान। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। यह राज्य व्यवस्था 66 परगनों में विभक्त था। तो यह राज्य व्यवस्था जो था वह 66 परगनों में विभक्त था। इस शासन काल में मुंडाओं की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था पूर्ण की भांति संचालित होती रही। इस राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय देने की परंपरा थी। पांडे, भागवत, श्रीवास्तव को राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों को आप नोट कर ले सकते हैं कि पांडे, भगवत, श्रीवास्तव ये सभी को जो है दीवान नियुक्त किया गया था, यानी कि अदर कास्ट के लोग भी यहाँ पर निवास करते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कास्ट के लोग निवास करते थे। आगे बात करेंगे हम लोग। फनी मुकुट राय द्वारा सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है कि फनी मुकुट राय द्वारा जो सुतियांबे जगह था जहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जो फनी मुकुट राय का जन्मभूमि भी था, तो उसमें सूर्य मंदिर का निर्माण वहाँ पे वे करवाए थे। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय का शासन रहा। तो कह सकते हैं क्रम वाइज अगर देखें तो फनी मुकुट राय के बाद जो है मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय का शासन चलता रहा। ठीक है, इस प्रकार आगे हम लोग बात करेंगे नागवंश के अंतिम शासक। अंतिम शासक यहाँ एक छोटा सा स्लाइड लेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग भीमकर्ण के बारे में ही देखेंगे। तो नागवंश के अंतिम शासक 1950 या 52 ईस्वी जो कि लाल चिंतामणि शरण नाथ सहादेव थे, जिनकी राजधानी रातूगढ़ थी। ये चीज़ों को भी हम लोग विस्तार से देखेंगे आगे के स्लाइड में। पहले हम लोग देख लेते हैं भीमकर्ण के बारे में। तो देखिए भीमकर्ण जिसका शासनकाल 1095 से लेकर 1184 ईस्वी तक रहता है, इन्होंने क्या कुछ काम किया या कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित जो भी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भीमकर्ण एक प्रतापी राजा था, जिसने सबसे पहले नागवंशी राजाओं की उपाधि राय के स्थान पर कर्ण धारण किया। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो नोट है वह करते जाइएगा। इसमें कहता है भीमकर्ण, देखिए भीम राय यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कर्ण के जगह पर राय के जगह पर इन्होंने जो अपना टाइटल कह सकते हैं रखा, वो कर्ण रखा। पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रताप राय, मदन राय, मुकुट राय ये सभी शासक हुए, लेकिन राय अब ना लिखा कर अब जो है कर्ण लिखाया जाने लगा। ठीक है, राजवंश कहता है यह उपाधि कलचुरी की राजवंश की उपाधि द्वारा प्रभावित था। ठीक है, यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे कर्ण उपाधि धारण करने वाला नागवंशी शासक। तो कर्ण की जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना वह भीमकर्ण बना था। भीमकर्ण और रक्सेलों जो कि सरगुजा पलामू के शासक
के बीच भीषण लड़ाई हुई थी, जिसे बरवा की लड़ाई कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो बरवा की लड़ाई है वह भीमकर्ण और रक्सेलों जो कि सरगुजा और पलामू के शासक द्वारा लड़ा गया था। इसमें रक्सेल राजा द्वारा 12,000 घुड़सवारों एवं विशाल पैदल सेना का प्रयोग किया गया था। तो अगला बात करेंगे, बरवा की लड़ाई में विजय होने के पश्चात भीमकर्ण द्वारा रक्सेलों से लूटपाट की गई, जिससे वासुदेव की मूर्ति की प्राप्ति उल्लेखनीय है। यह युद्ध के बाद नागवंशियों का राज गढ़वाल राज्य की सीमा पलामू के टोरी तक विस्तृत हो गई। यहाँ देखिए पलामू के टोरी, ठीक है, पलामू के टोरी तक इसका जो राज्य विस्तृत हो गया। कहता है भीम सागर तालाब का निर्माण भीमकर्ण द्वारा कराया गया था। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भीम सागर जो तालाब का निर्माण कराया गया था वह भीमकर्ण के द्वारा कराया गया था तथा उसने तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से 1122 ईस्वी में राजधानी चुटिया से कोकरा स्थानांतरित किया। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो नागवंशी राजवंश था इसकी राजधानी सुतियांबे था, लेकिन सुतियांबे से जो प्रताप राय का जब शासनकाल आता है तो उन्होंने कहाँ पर ले गया, तो चुटिया ले गया, ठीक है, चुटिया ले गया। लेकिन फिर जब भीमकर्ण का शासनकाल आता है तो इन्होंने अपनी राजधानी को चुटिया से स्थानांतरित करके खुखरा या कोकरा कह सकते हैं यहाँ पर ले गया। अभी तक जो है 3 राजधानियाँ इसकी बन चुकी है। आगे अगला शासक जो हुआ वह है शिवदास कर्ण। भीमकर्ण के बाद शिवदास कर्ण का शासनकाल आता है जो कि 1391 से 1401 ईस्वी तक चलता है। शिवदास कर्ण 15वीं शताब्दी में नागवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। यह तुगलक वंश के समकालीन था। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में जिस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था उसी समय शिवदास कर्ण का शासक था छोटा नागपुर खास में। आगे इसकी में हम लोग बात करेंगे प्रताप कर्ण की। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा प्रताप राय के बारे में, लेकिन अगला जो ये शासक है ये प्रताप कर्ण है। राय यहाँ पे जो उपाधि था उसके जगह पर कर्ण की उपाधि प्रयोग हो रहा है। इसका शासनकाल 1451 से 1469 तक चलता है। प्रताप राय लोधी वंश के संस्थापक शासक बहलोल लोधी का समकालीन छोटा नागपुर खास का एक प्रमुख शासन नागवंशी राजा था। अर्थात जो प्रताप कर्ण था यह जिस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था भारतीय इतिहास में, उसी समय इसका भी शासनकाल छोटा नागपुर में चल रहा था। यानी कि बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक था, उसका शासनकाल घटवालों के विद्रोह से परेशान था। जो प्रताप कर्ण था इसका शासनकाल घटवालों के विद्रोह से परेशान था। तमाड़ राजा के द्वारा प्रताप कर्ण को उसी की राजधानी खुखरागढ़ के किले में कैद कर दिया गया। आगे बात करेंगे हम लोग। प्रताप राय ने घटवालों के दमन और अपनी बंदी से मुक्ति पाने में खैरागढ़ के प्रमुख बागदेव से सहायता ली थी, जिसके उपहार स्वरूप बागदेव को कर्णपुरा का राजा घोषित किया गया जो रामगढ़ राज्य का सूत्रधार बना। तो यहाँ पर बागदेव का नाम आता है जो कि रामगढ़ राज्य का सूत्रधार इन्होंने किया था, कह सकते हैं। और इस प्रकार अगला जो शासक आता है वह है छत्रकर्ण। अब छत्रकर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 1469 से लेकर 1496 तक चलता है। और कहा जाता है कि छत्रकर्ण एक शक्तिशाली नागवंशी राजा था, जिसके कारण छोटा नागपुर खास क्षेत्र लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रभावों से मुक्त रहा। यानी कि जिस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश का शासन था उस समय यहाँ पर छत्रकर्ण का शासन था जो कि दिल्ली के सल्तनत के प्रभावों से मुक्त रहा था। छत्रकर्ण द्वारा कोरम्बे में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, तो कोरम्बे में, जिससे प्रभावित होकर प्रख्यात बंगाली वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। यहाँ पर ठाकुरबाड़ी एक विशेष रूप से आप लोग याद कर सकते हैं जो कि पंच परगना में स्थापित किया गया था। छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच कोरम्बे में भीषण युद्ध हुआ था, इसलिए
कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। देखिए ये चीज़ जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है गौर कीजिएगा कि छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच जो है कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ था, इसलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? कोराम्बे को। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में छत्रकर्ण की जीत हुई थी। इस युद्ध में जो छत्रकर्ण थे नागवंशी शासक, उसकी विजय हुए थे। इसके बाद आता है दुर्जन शाह। और दुर्जन साल के बारे में आप लोग ने काफ़ी सुना होगा, जिसका 2 बार शासनकाल रहता है। प्रथम शासनकाल जो रहता है वह 1614 से 15 ईस्वी तक रहता है, उसके बाद 1627 से 40 ईस्वी तक रहता है। कहता है दुर्जन साल जहांगीर के समकालीन एवं स्वाभिमानी नागवंशी शासक थे। कर न देने के कारण सूबेदार इब्राहिम खान द्वारा 1615 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाकर 1627 ईस्वी तक लगभग 12 वर्षों ग्वालियर किले में रखा गया था। अर्थात ग्वालियर के किले में इसे कैद करके रखा गया था। ठीक है, दुर्जन साल जो है उपाधि, शाह की उपाधि इन्होंने लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नागवंशी राजाओं में राय की उपाधि थी, जिसके बाद भीमकर्ण ने कर्ण की उपाधि लिया। लेकिन जब दुर्जन साल का शासनकाल आया तो इन्होंने अपनी जो उपाधि है वह कर्ण या राय न लेकर शाह की उपाधि इन्होंने धारण किया। राजधानी खुखरा से दोसागढ़ परिवर्तन हुआ। नवरत्नगढ़ महल बनवाने में जो प्रमुख भूमिका है इन्होंने निभाया था। वर्ष 1627 ईस्वी में मुगल दरबार में हीरे के विवाद को दुर्जन साल द्वारा सुलझाने के उपहार स्वरूप उन्हें बंदी से मुक्त कर दिया गया था। और इस प्रकार अगला जो शासक हुआ वह रघुनाथ शाह हुआ, जिसका शासनकाल 1640 से 1690 ईस्वी तक चलता है। रघुनाथ शाह शाहजहां के समकालीन नागवंशी शासक थे। अर्थात कहने का मतलब है जिस समय भारत में मुगल वंश शाहजहां का शासन चल रहा था, उसी समय झारखंड, जो कि कह सकते हैं छोटा नागपुर खास में, रघुनाथ शाह का शासनकाल था। उस दौरान नागवंशी मुगल संबंधी काफ़ी सौहार्दपूर्ण था। उन्होंने दोईसा, चूटिया, राम मंदिर, जगन्नाथपुर, बोड़ैया, मदन मोहन मंदिर इत्यादि जगहों में भव्य मंदिरों का जो निर्माण है वह करवाया था। कह सकते हैं कि जिस समय शाहजहां ने विभिन्न प्रकार के इमारतों का निर्माण करवाया था, उसी समय रघुनाथ शाह द्वारा भी विभिन्न प्रकार के मंदिर और इमारत का निर्माण कराया गया था। झारखंड, जो छोटा नागपुर खास उस समय का क्षेत्र था। इस प्रकार आगे जो बात करेंगे हम लोग राम शाह के बारे में। राम शाह का शासनकाल 1690 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक रहा है। राम शाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन नागवंशी शासक थे। उन्होंने सिंहभूम राजा जगन्नाथ के विरुद्ध डोला न देने के कारण युद्ध किया था। उनके द्वारा नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर बनवाया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे बड़कागढ़ एस्टेट की स्थापना राजा राम शाह के चतुर्थ पुत्र ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने की तथा उसकी राजधानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, जो कि सतरंजी में स्थापित की थी। ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया गया था तथा हटिया बाजार बसाया गया था। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार इसकी 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे। ठीक है, किसके अनुसार? तो बेनीराम मेहता के द्वारा तैयार की गई नागवंशावली के अनुसार। आगे हम लोग बात करेंगे यदुनाथ शाह के बारे में। और यदुनाथ शाह का जो शासनकाल रहता है वह 1715 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक रहता है। नागवंशी शासन यदुनाथ शाह, जो कि राम शाह के पश्चात शासक बना था, जो फखरुसियर, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी के समकालीन था। बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खान द्वारा 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया गया। अतः यदुनाथ शाह ने नजराना के रूप में 1 लाख रुपये कर देना शुरू कर दिया। इसके पश्चात यदुनाथ शाह ने नवरत्नगढ़ के बदले पालकोट को अपनी नई राजधानी बनाया। इसमें अगर हम बात करें कि पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का 1719 से 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर आधिपत्य रहा था। ठीक है, कहाँ पर? तो टोरी परगना क्षेत्र में।
आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके और इस प्रकार अगला जो शासक हुआ वह शिवनाथ शाह हुआ। शिवनाथ शाह की अगर हम बात करें तो शिवनाथ शाह जिसका शासनकाल 1724 से लेकर 1733 ईस्वी तक रहता है। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। छोटा नागपुर पर आक्रमण बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने शिवनाथ पर आक्रमण कर दिया। अंततः शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को नजराना के रूप में 12,000 रुपये कर यानी कि टैक्स देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उदयनाथ शाह के बारे में। और उदयनाथ शाह जिसका शासन काल जो है वह 1733 से 1740 ईस्वी तक रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत सा छोटा सा कार्यकाल में इन्होंने कुछ जो काम है वो किए थे। शिवनाथ शाह के मरणोपरांत उदयनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। उस दौरान बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खान ने 1733 ईस्वी में रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह एवं टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह से वार्षिक कर का निर्धारण किया था। रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से नागवंशी शासक उदयनाथ सिंह द्वारा अलवर्दी खान को निर्धारित कर पहुंचाता था। और इस प्रकार अगला जो शासक आया वह श्याम सुंदरनाथ शाह था, जिसका शासनकाल 1740 से 1745 जो कि 5 वर्षों तक रहता है। इसमें कुछ विशेष जो बातें हुई वह उदयनाथ शाह के मरणोपरांत श्याम सुंदरनाथ शाह जो कि छोटा नागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। इस दौरान मराठों द्वारा नागवंश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। इस तरह मराठों के आक्रमण सिलसिला जो है 19वीं सदी के प्रथम दशक तक चलता रहा। और आगे अगर हम बात करें 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित जो कि मराठा ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड छत्तीसगढ़ के रास्ते से हुआ, परंतु बंगाल के शासक अलवर्दी खान तथा अलीवर्दी खान के द्वारा खदेड़ दिया गया। ठीक है, तत्पश्चात वर्ष 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी सूचना अलवर्दी खान ने पेशवा बाजीराव जो कि मराठा शासक था से किया। इस शिकायत से प्रभावित होकर पेशवा बालाजी बाजीराव राजमहल से बामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। बालाजी राव राजमहल से बामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा। पेशवा की आने की खबर पाते ही रघुजी भोसले झारखंड के मानभूम, आज का धनबाद कह सकते हैं, से होता हुआ अपना देश वापस लौट गया। मराठों के बार बार झारखंड से होकर आने जाने के क्रम में क्षेत्रीय राजवंशों पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव काफ़ी हद तक प्रभावित किया झारखंड क्षेत्र को। मराठा आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो जाने के बाद मराठों ने उसका स्थान ले लिया। अर्थात कहने का मतलब है जिस समय मुगल बादशाह लोग यहाँ परेशान कर रहे थे, उसकी जो प्रभाव था ख़त्म होने के बाद मराठों ने जो है परेशान करना या यहाँ के राजाओं को टैक्स के लिए प्रेरित करना, टैक्स के लिए मजबूर करना, ये चीज़ों पर जो है ध्यान दिया। 13 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। नागवंशी शासन मणिनाथ शाह ने बरवा, सिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का शोषण किया। इसके बाद जो अगला शासक आता है यह है प्रताप उदयनाथ शाहदेव। प्रताप उदयनाथ शाहदेव के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने नागवंश की राजधानी पालकोट भोरो से स्थानांतरित कर रातूगढ़ जो कि अंतिम राजधानी थी, यानी कि कहाँ पर, तो रातूगढ़ जो नागवंशी राजवंश का अंतिम राजधानी कह सकते हैं, बनाया। यहाँ पर रातूगढ़ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। रातू जो है पैलेस का निर्माण करवाया। सार्वजनिक कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। अर्थात प्रताप उदयनाथ शाहदेव को
जिसका शासनकाल 1872 से 1950 ईस्वी तक रहता है। इसको विशेष जो योगदान के लिए जो है केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि नागवंशी जो शासन व्यवस्था थी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जा रहा था, और कमज़ोर पड़ने के साथ साथ यहाँ पर दूसरे राजवंशों ने आधिपत्य जो है जमाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो अगला हम लोग नेक्स्ट राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे वह है सिंहभूम का सिंह वंश। और सिंह वंश से संबंधित बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।